हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा टॉपिक है वीडियो लेक्चर का वो आपका करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट का ही यूनिट का है। इसमें एक टॉपिक है आपका थर्ड रेल और कंडक्टर रेल सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है ना। जैसे कि अब तक जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया पिछले यूनिट में, मैंने आपको बताया ओवरहेड इक्विपमेंट होता है, वहाँ से हम करंट लेते हैं। तो फिर मन में एक ये क्वेश्चन आता है कि करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट में फिर ये थर्ड रेल क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ओवरहेड इक्विपमेंट तक तो सब कुछ ठीक था, है ना, कि वहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट वायर होता है और वहाँ से फिर हम पैंटोग्राफ के थ्रू जो है लोकोमोटिव में हम लेते हैं, करंट लेते हैं और फिर हम ऑपरेट करते हैं। ये थर्ड रेल का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, देखिए बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम ओवरहेड जो वायर हैं उसको हम खींच सकें। जैसे कि टनल मतलब गुफा, है ना, जैसे कभी सुरंगें, जब भी कभी ट्रेन उसके बीच से होकर के गुजरती है तो उनका क्लियरेंस उतना नहीं होता है ना, क्योंकि उनका जो शेप होता है वो ऐसे गोल आकार का होता है। तो वहाँ पर ये कॉन्टेक्ट वायर और कैटेनरी सिस्टम को इंस्टॉल करना आसान नहीं होता और फिजिबल भी नहीं होता, लेकिन हमें लोकोमोटिव को तो सप्लाई देना है। तो उस केस में क्या होता है कि फिर हमें ये थर्ड रेल का कॉन्सेप्ट आता है। अभी मैं बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूँ कि ये आया कहाँ से, इसकी मतलब ये एग्जिस्टेंस कहाँ से एग्जिस्ट करना शुरू किया। ये एक तो वो हो गया। दूसरा ये कि जैसे आजकल आप देख रहे हो ना कि मेट्रो का ट्रेंड चला हुआ है, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो और कर्नाटका में भी है नम्मा मेट्रो वगैरह करके जो स्टार्ट हुए हैं। तो वो सब इसमें मेट्रो वगैरह हैं। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी कि अब आपका मेट्रो का रूट जो होता है वो सिटी के बीच से होकर के गुजरता है, तो उसमें भी क्लियरेंस कभी कभी नहीं मिल पाता है हमें, क्योंकि हमें क्लियरेंस केवल वर्टिकल नहीं दायां बायां भी हमें क्लियरेंस देखना पड़ता है। तो उस केस में ये थर्ड रेल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये दो रेल जो होते हैं, ये दो पटरी जो आप देख रहे हैं, ये दोनों पटरी तो नॉर्मल पटरी है ना। ये अगर इसकी बात करें, पटरी नंबर ए और पटरी नंबर बी, है ना, तो ये दोनों तो नॉर्मल है जिसपे आपकी ट्रेन दौड़ेगी, लोकोमोटिव चलेगा। ये वाला जो होता है आपका ट्रैक नंबर सी, ये होता है करंट, इसमें करंट जाता है। ठीक है, इसमें आपका करंट जाता है, और करंट जो होता है, इसमें जो करंट जाता है वो डीसी करंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये डीसी के लिए डीसी यूज होता है इसमें। और इसमें ये देख रहे हैं, ये छोटा छोटा ये इंसुलेटर होता है, इसमें ये इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो ये इंसुलेटर जो होता है हम 3 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, और रेल और ये जो आप देख रहे हैं पट्टी, इसको हम इक्वल डिस्टेंस पे लगाते हैं। एक यहाँ से, मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम ये पॉइंट नंबर 1 ले लें और हम ये पॉइंट नंबर 2 ले लें, तो और पॉइंट नंबर 3 ले लें और पॉइंट नंबर 4 ले लें, तो पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर होगा। पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर होगा। और पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 4, इनके बीच का डिस्टेंस 3 मीटर होगा। मतलब हर एक 3-3 मीटर की दूरी पर हम इंसुलेटर लगाते हैं नीचे में। भी मैं वो भी दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा फोटो आपको, भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, थर्ड रेल सिस्टम हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले टॉपिक स्टार्ट होने के पहले एक इंट्रोडक्शन जरूरी होता है। देखिए, अब मैं आपको बता रहा था कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब ध्यान से इन सब फोटो को देखिए, आपने ये सब फोटो देख रखी है और नॉर्मल लाइफ में भी आपने देखा होगा। देखिए, ये जो है आपका मेट्रो का है ना, ये भी आपका मेट्रो लाइन का ही है। ये देखिए, देख रहे हैं, ये पीला वाला जो लाइन है, पीला वाला, ये है आपका थर्ड रेल, है ना। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर अभी तो आपने जो फोटो दिखाया उसमें आप बता रहे थे कि लेफ्ट एक ही होता है, इसमें आप दो दिखा रहे हैं। तो ये दो तरह का होता है, या तो आप थर्ड रेल यूज करें दोनों ट्रैक के बाहर में, या फिर थर्ड रेल यूज करें दोनों ट्रैक के बीच में। ठीक है, दोनों तरीके का होता है आपका। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो थर्ड रेल का एक होता है कि
ये आपका आउटर भी हो सकता है, आउटर ऑफ ट्रैक। आउटर ऑफ ट्रैक का मतलब होता है कि ट्रैक से बाहर, जैसे अभी आपको दिखाया था। और दूसरा होता है आपका बिटवीन द ट्रैक। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं, तो दो तरीके से इसको आप बना सकते हैं। तो वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कौन सा है और आपको कितने स्पीड पे ऑपरेट करना है, इसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ठीक है, ये फोटो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपको कहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये डायग्राम जो है इसको एग्ज़ाम में नहीं बनाना है। ये जो है आपको समझाने के लिए और दिखाने के लिए हमने दिखाया है। क्या डायग्राम बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी पहले समझते जाइए चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि थर्ड रेल होता क्या चीज़ है। यहाँ से हमें समझ में आ गया कि इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, प्रैक्टिकली कैसा दिखता है। देखिए, देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया, ये नॉर्मल ट्रैक है आपका, ये वाला जो है ना, ये नॉर्मल ट्रैक है, और अंदर में इसका जो है आपका ये पीला वाला जो देख रहे हैं, ये होता है थर्ड रेल आपका। अगर हम बीच में यूज़ करें तो, और एक्सट्रीम में यूज़ करेंगे तो उसका बिल्कुल लास्ट में। देखिए, ये इंसुलेटर है आपका, देख रहे हैं, ये इसी की बात मैं बोल रहा था आपको। जो आपने पहले फिगर में देखा ना, ये वाला जो मैंने पॉइंट नंबर आपका 1 2 3 4 बनाया, तो ये इंसुलेटर प्लेस है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, इंसुलेटर पोजीशन। पॉइंट नंबर 1 पे भी, पॉइंट नंबर 2 पे भी, है ना, ये हर जगह जो है आपका ये इंसुलेटर पोजीशन बता रहा है। ठीक है, अब ये इंसुलेटर देखिए कैसा लगता है, थोड़ा सा पोस्ट इंसुलेटर जैसा आपको देखने में लग रहा होगा ना, बट होता नहीं है पोस्ट इंसुलेटर। बट देखिए यहाँ पे ये क्या है, आपका ट्रैक का जो सीमेंट वाला है उस पर हमने ये फिक्स कर दिया, ये इंसुलेटर हो गया आपका। अब देखिए, इसको हम क्या करना है, ये आपका रेलवे ट्रैक को इस पर रख करके और हैमरिंग करके हम इसको थोड़ा सा आपको ट्रैक को हम सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये होता है आपका थर्ड रेल सिस्टम में। ये जो एक्सट्रीम वाला जो है ना, जो दोनों ट्रैक के बाहर वाला, ये उसका है, ये बीच वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब ये होता है आपका थर्ड। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि थर्ड रेल जो होता है तो उसमें से फिर हम करंट लेते कैसे हैं। तो करंट लेने के लिए ना आपका लोकोमोटिव पे ना एक ये कॉन्टैक्ट शू होता है। ठीक है, ये जो है ये आपका कॉन्टैक्ट शू होता है, जो आपका सॉफ्ट आयरन से बना हुआ होता है। तो वो कॉन्टैक्ट शू जो है वो इसके ऊपर स्लाइड करता रहता है। जब ट्रेन चलेगी ना तो ये इसके ऊपर स्लाइड करता रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ द लोकोमोटिव। मान लीजिए अगर मैं ये मानता हूँ कि मेरा लोकोमोटिव दाहिने से बाएं जा रहा है, तो ये ऐसा स्लाइड करते हुए थर्ड रेल में जाए। ये आपका थर्ड रेल है। ठीक है, ये आपका थर्ड रेल है, ये स्लाइड करते हुए निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका मतलब थर्ड रेल का कॉन्सेप्ट जो है। ये सब डायग्राम बनाना नहीं है, ये बस समझने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई कि कैसे काम करता है तो लिखना बहुत आसान हो जाता है आपको। ठीक है, देखिए, इसको मैंने और क्लोज व्यू में ये फोटो लगाया आपके देखने के लिए कि ऐसा दिखता है आपका थर्ड रेल। ये आउटर वाला देखिए, ये जो है ना, ये वाला जो है ये आपका मेन रेल है, ये आपका हो गया मेन ट्रैक हो गया, और ये वाला जो आपका हो गया ये आपका हो गया थर्ड रेल। ठीक है, ये पीला वाला आपका थर्ड रेल हो गया। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो बताया। अब पहले तो इसको समझने के लिए, अब तक तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया है ना, अब तक तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बन चुका है कि अच्छा ये होता है, थर्ड रेल होता है, बाहर की तरफ होता है और अंदर की तरफ भी दो हो सकते हैं। अभी भी एक मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन काम कैसे करेगा ये, है ना। तो उसके लिए मैं आपको जो है एक वीडियो दिखा देता हूँ। इसमें एक्चुअली क्या है, इस वीडियो से आपको जो है वो समझ में आ जाएगा कि ये काम कैसे करता है। तो एक मिनट, इसमें जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपका जो है ये देखिए। अब पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल वीडियो है, 1-1.5 मिनट का है। तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो रेलवे ट्रैक पर वो चलता कैसे है,
वो काम कैसे करता है। ठीक है, इसको बस समझने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, क्योंकि ताकि आपको एक्चुअल में लगे कि हाँ ये चीज़ जो है वो वर्क कैसे करता है। देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि ओवरहेड इक्विपमेंट तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन साथ में हमें और चीज़ें भी करनी पड़ती हैं अगर हमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन गवाही ना दे। तो गवाही मतलब होता है अगर टेक्निकल्स में अलाउ ना करे, तो मोर प्रिसाइजली अगर समझना चाहें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है अगर वो अलाउ ना करे तो फिर हमें उसमें कुछ ना कुछ जो है अलग तरीके से वो करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो वीडियो आप देखेंगे इसमें बेसिकली आपको एक एनिमेटेड वीडियो है, ये थोड़ा सा खुलने में टाइम लग रहा है, तो ये एनिमेटेड वीडियो है आपका। इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब ट्रैक चलता है तो कैसे काम करता है। अब देखिए यहाँ पे है ना, ये पोजीशंस आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये ट्रैक जो है ना बेटा बाहर की तरफ चल रहा है, ये है ना। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है द थर्ड रेल कहाँ यूज़ करते हैं, सबवेज एंड सब अर्बन रेलवे कार्स आर ऑफन मतलब होता है हमेशा, है ना, सप्लाइड विद इलेक्ट्रिसिटी नॉट फ्रॉम ए कैटेनरी। कैटेनरी से हम सपोर्ट नहीं करते हैं, बट इंस्टेड मतलब होता है उसकी जगह पर हम एक इलेक्ट्रिकल स्ट्रिप यूज़ करते हैं जिसको हम थर्ड रेल बोलते हैं। सबवे और सब अर्बन रेलवे क्या होता है बता दो, सबवे और सब अर्बन यही होता है, मेट्रो रेलवे है और आपका ट्रैमवेज, ये सब जो होता है ना वो उसको सबवेज और सब अर्बन रेलवेज बोलते हैं। सबवेज मतलब जहाँ पे गुफा सुरंग से होके जाता है, और सब अर्बन रेलवे आपका जो मेट्रो रेलवे उसको हम सब अर्बन रेलवे बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम कैटेनरी अगर पॉसिबल नहीं है तो वहाँ हम थर्ड वायर से हम उसको थर्ड रेल से हम सप्लाई देते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही मतलब मज़ेदार वीडियो है ये। इसमें देखिए आपको ये जो पीला पीला देख रहे हैं, एक मिनट, ये जो आप देख रहे हैं है ना, ये पीला पीला देख रहे हैं, तो ये वाला जो पीला है और ये वाला जो पीला है इसके बीच में 3 मीटर की दूरी रहेगी, जो भी हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये वाला जो है ये वाला और ये वाला है ना, और उसी तरीके से आगे, तो ये सब 3-3 मीटर की दूरी पर रहते हैं, जो हम अभी इंसुलेटर की बात में कर रहा था आपसे। देख रहे हैं, ये पोल शू से टकराता हुआ, इससे टकराता नहीं मतलब फिसलता हुआ, स्लिप करता हुआ चला जा रहा है आगे, और ये लोकोमोटिव को सप्लाई दे रहा है। अब थोड़ा क्लोज से देखिए, देख रहे हैं, ये है आपका करंट कलेक्टर, ये आपका करंट कलेक्टर है। तो करंट कलेक्टर जुड़ा हुआ रहता है, और देखिए ये जो है आपका सॉफ्ट आयरन से रहता है, तो ये जुड़ के इससे ये चिपक के चल रहा है, और ये सप्लाई दे रहा है आपको लोकोमोटिव को थ्रू ये लग्स। ये सब कंडक्टिंग एलिमेंट होता है, ये सारा जो पीला देख रहे हैं ना, ये सारा कंडक्टिव एलिमेंट होता है आपका। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से ये जो है इससे चिपक कर चलता रहेगा, और आपका जो कनेक्शन है उसके थ्रू वो सप्लाई इसमें जाती रहेगी। तो ये है आपका थर्ड रेल का जो है ये कॉन्सेप्ट होता है। आप इसको और क्लोज पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है इस चीज़ की कि इसमें जो है ये आपका जो करंट कलेक्टिंग, जो आपका करंट कलेक्टर जो है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि ये कुछ लोड भी सहन कर सके। लोड मतलब कि जब ट्रेन चलेगी तो कुछ ना कुछ लोड तो इसके ऊपर पड़ेगा ही ना वो, और दूसरा ये कि अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब हो गया ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी, बरसात, इन सब में ये सस्टेन कर सके, तो उस तरह का मटेरियल ये होना चाहिए। अब देख रहे हैं ये चल रहा है तो इसे वाइब्रेट कर रहा है थोड़ा, इसीलिए इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ थोड़ा सा चाहिए इसमें, इसलिए एक्सट्रीम लोड की बात की गई है यहाँ पे कि ये, क्योंकि ट्रैक तो कभी भी समतल होगा नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है। तो मान लीजिए ट्रैक अगर ऊपर हुआ तो इस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, नीचे हुआ तो लोड कम पड़ेगा, तो उन सब चीज़ों को ये बियर करने की क्षमता इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड रेल का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, और मेरे ख्याल से अब ये देख करके आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो मैंने आपको दिखाया था कैसे दिखता है ये। ठीक है, ये देखिए, ये सब पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर कर दीजिए। बेसिकली क्या होता है कि स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं समझने के लिए, तो आप बस ये समझिए यहाँ पे। देखिए ये है ना जो अभी आप देख रहे थे वहाँ वीडियो में, देखिए करंट कलेक्टिंग कैसे बना हुआ है, ये है ना, ये ऐसे करके, और इसके थ्रू जो है ये जा रहा है ऊपर, ये तार लगा हुआ है, केबल, मोटा केबल होता है ये, और ये कनेक्शन यहाँ बोल्ट से हमने कर दिया और ये ऊपर जा रहा है। सिंपल जो आप लग सिस्टम देखते हो ना सबस्टेशन वगैरह में, जो लग सिस्टम होता है, अगर आपने देखा हो कभी, तो ये लग सिस्टम ही होता है। एक लग जो आकर के यहाँ लग जाएगा, एक लग आके यहाँ लग जाएगा, और ऐसे ये करंट लेके ऊपर सप्लाई कर देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका थर्ड रेल का कॉन्सेप्ट।
तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि थर्ड रेल जो है वो काम कैसे करता है। अब आया क्वेश्चन आपका कि सर समझ गए लेकिन लिखना क्या है, ठीक है। तो उसका भी जो है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है लिखना जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक बार समझ में आ जाए तो फिर लिखने में परेशानी नहीं होती है। देखिए अभी तक जो मैंने बोला, थर्ड रेल क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक पावर टू अ रेलवे ट्रेन। आप यहाँ पे ब्रैकेट में रेलवे ट्रेन के बाद ब्रैकेट में आप इसको सब अर्बन वर्ड यूज कर सकते हैं। जो आपने वो वीडियो में देखा था ना कि वो सब अर्बन जो आपने लिखा था वो, और ये सब अर्बन रेलवे कर दीजिए, और हाँ ये वर्ड एप्रोप्रिएट है, सब अर्बन रेलवेज आप इसमें ऐड कर लीजिए, या फिर सबवेज रेलवे कर लीजिए। इन दोनों में से कोई भी वर्ड ये ब्रैकेट में लिख करके ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस रिजिड कंडक्टर, कॉन्टिन्यूअस का मतलब कहीं इसमें ब्रेक नहीं होता है, कहीं ब्रेक नहीं होता, इसलिए कॉन्टिन्यूअस वर्ड यूज किया है। अभी आपने वीडियो में देखा ना, पूरा कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर आपको ट्रैक अगर नया लगाना है तो बीच में वेल्डिंग कर देते हैं, उसमें कॉन्टिन्यूअस रहता है, और उसमें जो है वो स्लाइड करके कॉन्ट्रैक्टर वो चिपकता चला जाता है। कंडक्टर प्लेस्ड अलोंग साइड, अलोंग साइड मतलब होता है बाहर की तरफ, मतलब एक साइड, ठीक है। अलोंग साइड ये वर्ड है इंग्लिश का, अलोंग साइड मतलब एक बाहर की तरफ होता है वो, और बिटवीन द रेलवे ट्रैक, बीच में भी हो सकता है, जो मैंने आपको कहा, ठीक है। इन मोस्ट केसेस थर्ड रेल सिस्टम इज सप्लाइड डीसी करंट ओनली, डायरेक्ट करंट ओनली। मैंने आपको बताया कि मोस्टली ये डीसी सप्लाई का ही हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। और अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर एसी का है, एसी क्यों नहीं यूज़ करते हैं हम, डीसी क्यों यूज़ करते हैं, है ना। तो उसका भी रीज़न है, क्योंकि जो आपका डीसी है, डीसी में हमें अगर है तो न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं हमें नहीं पड़ती, हमें एक सर्कुलेटिंग पाथ चाहिए होता है, रिटर्निंग पाथ। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप लोगों ने हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम पढ़ा होगा या फिर कभी सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि एक रिटर्निंग कंडक्टर होता है, तो उसके थ्रू हम कॉन्टिन्यूस सप्लाई दे देते हैं। तो कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो बस इतना जान लीजिए कि डीसी सप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं थर्ड रेल सिस्टम, ठीक है। इसमें एक आपका एडिशनल रेल होता है जो मैंने आपको बताया, उसको हम कंडक्टर रेल बोलते हैं। ये कंडक्टर रेल इज प्लेस्ड ऑन द स्लीपर एंड्स आउटसाइड द रनिंग ट्रैक। अब स्लीपर एंड को आप अगर चाहो तो स्लीपर एंड की जगह पर आप जो वर्ड यूज कर लो वो यूज कर लो, एक्सट्रीम एंड कर दो, ठीक है। एक्सट्रीम एंड लिख दो वर्ड, अगर स्लीपर एंड नहीं याद रहता है तो। स्लीपर वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बेसिकली उस पर हम कुछ चलाते तो हैं नहीं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है ना, तो इसीलिए उसको हम स्लीपर एंड नाम दे दिए, है ना। स्लीपर मतलब कि वो ऐसे ही मतलब सोए हुए अंदर मतलब पड़ा हुआ है, उसका हम उस पर ना हम ट्रैक चला रहे हैं, ना लोकोमोटिव जा रहा है, ना कुछ हो रहा है, बस उससे हम सप्लाई ले रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम स्लीपर एंड देते हैं। तो अगर आपको ये वर्ड नहीं आता तो एक्सट्रीम एंड कर दीजिए, वो भी काम चल जाएगा आपका आंसर में, ठीक है। और इन सम ऑफ द केसेस हम सेंट्रल कंडक्टर रेल भी यूज हम करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, द कंडक्टर रेल इज सपोर्टेड ऑन सिरामिक इंसुलेटर, जो मैंने आपको बताया, जो इंसुलेटर सपोर्टिंग आप देख रहे थे पहले वाले फोटो में, वो 3-3 मीटर की दूरी पर होता है। और इसके में क्या होता है, एक मेटल कॉन्टैक्ट ब्लॉक होता है, इसको हम शूज बोलते हैं। ये हम यूज करते हैं जो कंडक्टर रेल से चिपका हुआ होता है। ये पॉइंट का मतलब जो है, जो कंडक्टर रेल से चिपका हुआ होता है करंट को कलेक्ट करने के लिए। और कंडक्टर रेल इज मेड ऑफ हाई कंडक्टिविटी स्टील, जो हाई कंडक्टिविटी मतलब होता है जिसका कंडक्टिव प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, करंट पर यूनिट करंट डेंसिटी ज़्यादा हो, है ना। तो वो वाला चीज मटेरियल हम यूज़ करते हैं आपका जब हमें थर्ड रेल बनाना होता है। तो देखिए टॉपिक बहुत छोटा है, बस एक बार समझ में आ जाना चाहिए तो आराम से लिख लेंगे आप। इसका फिर आता है बेनिफिट्स क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो बेनिफिट्स इसका यही है कि ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, चीपर मतलब सस्ता पड़ता है इंस्टॉल करने में। इंस्टॉल करना होता है उसको लगाना, ये स्टैंडर्ड वर्ड है।
उसको इंस्टॉल करने में थोड़ा सस्ता पड़ता है ओवरहेड इक्विपमेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ना कोई ब्रैकेट ट्यूब चाहिए, ना कोई स्टेयर ट्यूब चाहिए, ना कोई रजिस्टर आर्म चाहिए, ना कॉन्टैक्ट वायर चाहिए, ना कटन, कुछ भी नहीं चाहिए इसको। बस सिंपल आपको रेलवे ट्रैक बिछाना है, नीचे में इंसुलेटर लगा देना है आपको, बस 3-3 मीटर की दूरी पे काम चल पड़ा आपका। इससे थोड़ा सस्ता पड़ता है ये। इसमें एक बात होती है कि देयर इज नो नीड टू रिकंस्ट्रक्ट ओवरब्रिज। रिकंस्ट्रक्ट ओवरब्रिज का मतलब मैं बता क्या होता है। मान लीजिए कि कैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे ये प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी आपको रेलवे ट्रैक बनाना है, कुछ भी, पहले उसका सर्वे होता है। सर्वे करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में ये लाइन कहाँ से जाना चाहिए, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन हो चाहे रेलवे ट्रैक हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे अब आपने गवर्नमेंट ने प्रपोजल निकाला पटना में कि जो पटना सेतु है उसके ऊपर से हमको रेलवे ट्रैक ले जाना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, या फिर उसके नीचे से रेलवे ट्रैक ले जाना है, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस केस में आपको फिर क्या करना पड़ेगा, क्लियरेंस मेंटेन करने के लिए ब्रिज को या तो तोड़ना पड़ेगा या फिर आपको ब्रिज को अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, है ना। तो वो सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती थर्ड रेल में, क्योंकि इसमें ट्रैक के बीच में आपको लगाना होता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें देयर इज मच लेस लॉस टू द इन्वायरमेंट। जो आपका इन्वायरमेंट है, प्रकृति है, इसके ऊपर हानि बहुत कम होता है। वजह यही है कि आप को ना पेड़ काटने की ज़रूरत है क्लियरेंस के लिए, है ना, और न ही आपको गड्ढे खोदने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। तो जो इन्वायरमेंट का लॉस है वो कम से कम होता है, इसमें बड़ा फ़ायदा इसका यही होता है। तो इसीलिए हम इसका एक एडवांटेज अगर आएगा तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। वैसे अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड रेल सिस्टम, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, तो ये दोनों जो स्लाइड है, पिछले वाला और ये वाला, पूरा लिख दीजिएगा, पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या, सबसे डिसएडवांटेज तो यही है कि वो ट्रैक खुला हुआ है, इसमें अगर कोई बंदा गिर जाए या चला जाए तो उसको करंट लग जाएगा, क्योंकि आपको उसमें सप्लाई तो हमेशा देना है ना, क्योंकि आप ऐसा तो कर नहीं सकते जब ट्रेन जा रही तभी आप उसमें सप्लाई ऑन करोगे, आप हमेशा सप्लाई दोगे। तो चांसेस है कि अगर कोई बंदा उस पर गिर जाए तो उसको शॉक लग जाएगा। इसीलिए ध्यान दीजिए कि दिल्ली मेट्रो वगैरह, कभी दिल्ली में गए होंगे या फिर जो यूपी लखनऊ वगैरह में मेट्रो का जो ट्रैक होता है उससे दूर में ही बैरिकेड बनाया रहता है खड़े होने के लिए, है ना। तो वो सब चीज़ें ध्यान दी जाती हैं तो कि शॉक ना लगे। उसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये डिपोजिशन ऑफ ए स्नो, मतलब बर्फ़ अगर उस पर जमा हो जाए तो ऑपरेशन इफेक्ट कर सकता है उसका, क्योंकि अल्टीमेटली अगर किसी भी लोहे के ऊपर अगर आप स्नो रख दो या कुछ कर दो तो उसका जो कंडक्टिव प्रॉपर्टी है वो तो चेंज करेगा ना, है ना। तो ये चीज़ इफेक्ट करेगा, इसलिए लिखा है डिपोजिशन ऑफ ए स्नो। और लास्ट पॉइंट है कि डीसी सप्लाई होने की वजह से आप इसको वोल्टेज अप एंड डाउन नहीं कर सकते। अब वोल्टेज अप डाउन नहीं कर सकते, पावर उतना ही सप्लाई करना है। देखिए बहुत ही छोटा और सिंपल कॉन्सेप्ट है जो इस पॉइंट में लिखा हुआ है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आपको पावर उतना ही सप्लाई करना है, तो P इज ए कांस्टेंट, ठीक है। वोल्टेज यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब वोल्टेज को आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसको उड़ा ही दीजिए यहाँ से। तो मतलब P और I, अब ये दो बच गए, यानी कि पावर अगर आप बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, है ना। यानी कि ज़्यादा पावर, लेकिन यानी कि सेम पावर के लिए आपको करंट ज़्यादा फ्लो कराना पड़ेगा। और लॉस बराबर क्या होता है बेटा, I² R होता है ना, R रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल होता है। तो अब देखिए करंट बढ़ेगा तो I² बढ़ेगा, I² R बढ़ेगा तो लॉसेस बढ़ेगा। वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब चूंकि आप वोल्टेज को अप एंड डाउन नहीं कर सकते तो उससे क्या हो, करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। करंट की वैल्यू ज़्यादा कैसे होगी, वो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन करके बताया कि P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। V को आप चेंज नहीं कर सकते, V इज ए कॉन्स्टेंट। और हमने P कॉन्स्टेंट लिखा क्योंकि एक कांस्टेंट पावर सप्लाई ही आप दोगे ना, मतलब कि या तो आप 5 kVA दे दो एग्जांपल के लिए, 10 kVA दे दो, 15 kVA दे दो, तो वो पावर कभी आप चेंज नहीं करोगे, इसलिए मैंने पावर कांस्टेंट लिखा। यहाँ कांस्टेंट लिखने का मतलब है कि नो स्टेप अप नो स्टेप डाउन, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों जगह कांस्टेंट लिखने का मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पावर को सप्लाई करने के लिए करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा।
जब करंट का वैल्यू बढ़ेगा, आई का वैल्यू बढ़ेगा, तो आई स्क्वायर बढ़ेगा, आई स्क्वायर और लॉसेस बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें लॉसेस ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको 4 किलोमीटर तक ही हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें आपका जो है ये थर्ड रेल का जो हमने आपको बताया। तो मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये डायग्राम है, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अगर आपको मैं पहले स्टार्टिंग का डायग्राम दिखा देता हूँ कि ये डायग्राम मैंने कहाँ से लिया है। वही मैं कहता हूँ कि डायग्राम जो है ना बन सकता है, इतना कोई टफ नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत लॉजिक लगाने से डायग्राम बन जाता है। अब देखिए ये जो डायग्राम है आपका, है ना, ये इंसुलेटर है, थर्ड रेल टॉप कॉन्टैक्ट है, रनिंग रेल है, बस हमको यहाँ पे यही लिखना है। ठीक है, इसी को मैंने टॉप व्यू में बना दिया है, यहाँ पर इसी को मैंने टॉप व्यू में बना दिया है। तो यहाँ पे ऐसे करके लिख दीजिए, मैं एक काम यहाँ पे लिख दीजिए, ये ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए रनिंग रेल और एरो मार दीजिए यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, दोनों के लिए एक ही कॉमन वर्ड हो गया। और ये वाला जो है ये यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए इंसुलेटर, और यहाँ पे ऐसे ये लाइन जरूर खींचिएगा ऐसे करके, है ना, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस जो है ये थोड़ा एरो मेरा टेढ़ा हो गया, आप सीधा कर लीजिएगा, इसको हम लिखेंगे 3 मीटर, बस बन गया। और इसको जो है यहाँ पे जब एरो बनाइएगा तो इसको थोड़ा सा अंदर करके बनाइएगा, है ना, ताकि इसको लगे। और ये वाला जो है इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला इसको है, ये लिखिएगा यहाँ पे थर्ड रेल। हो गया, बन गया ये डायग्राम। ये तो हुआ आपका। अब बोलोगे सर ये तो आपने बताया जो एक्सट्रीम वाला था, वो सेंटर वाला कैसे बनाना? सेंटर वाला भी बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें भी ऐसे ही 2 लाइनें खींचनी है आपको, थोड़ा सा चौड़ा करके खींच लीजिएगा इसको, एक ये, ठीक है, मैं बिना स्केल का बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो प्लीज़ उसको कंसिडर कर लीजिएगा, है ना। देखिए कैसे बनाते हैं। डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है बेटा, बस थोड़ा सा ना उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है। ये हो गया आपका, ठीक है। और इसको अलग रंग से मैं वो दिखा देता हूँ आपको कि वो चलेगा कैसे। ये आपका एक, ये जो सेंटर में होता है वो वाला मैंने बना दिया आपको, ठीक है। ये ऐसे करके इसको शेड कर दीजिए, शेड कर दीजिएगा, थोड़ा सा देखने में डायग्राम अच्छा लगता है, तुरंत बन जाता है ये डायग्राम, इसमें ऐसे कोई बात नहीं है। ये ये रनिंग रेल बन गया। अब बारी है आपका ये बनाने का, ठीक है। मैं पीला से बना रहा हूँ क्योंकि वो पीला से ही उसका थोड़ा सा कलर भी पीला वाला ही होता है ना। एग्ज़ाम में आपको हो सकता है कि ये पीला ना मिले, तो कोई बात नहीं, आप बना के उसको शेड कर दीजिएगा, उसको शेड अलग तरीके से करिएगा, ठीक है। शेडिंग अलग अलग करके ना वो आप थोड़ा सा ना उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप देखिए इसको मैं शेडिंग करूँगा, ध्यान दीजिए कैसे मैं शेड करता हूँ। ये शेडिंग आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे करके। ये अब देखिए मैं इसको ना ज़्यादा गाढ़ा शेड कर देता हूँ ताकि ये आपका ऐसे लग जाए, बस हो गया ये आपका सेंटर वाला, है ना। तो ये वाला आपका हो गया रनिंग रेल, है ना। और ये दोनों हो गए आपके थर्ड रेल। बस ऐसे करके ये दोनों बना दीजिए डायग्राम, आपका 6 से 10 नंबर का आंसर तैयार हो गया आपका। और चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे इंसुलेटर लगा दीजिएगा ऐसे करके, वो अलग तरीके से। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को लगे ये यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। ये देखिए डायग्राम कितना आसान है बनाना, टफ नहीं है, बहुत आसान है डायग्राम बनाना। बस ये बन गया आपका। और यहाँ पे आप इसको एरो करके लिख दीजिए इंसुलेटर, बना दीजिए, हो गया आपका। क्योंकि उसको इंसुलेटर तो लगाना ही पड़ेगा ना, नीचे में हवा में तो लगेगा नहीं, रहेगा नहीं वो। इस तरीके से आप बना दीजिए, हो गया आपका थर्ड रेल हो गया, आपका एक्सट्रीम वाला हो गया, ये वाला हो गया।
बस ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर आपका थर्ड रेल। डायग्राम ये बनाना है आपको, एग्जाम में ये बनाना है, वो वाला समझाने के लिए था आपको, ठीक है। ये दोनों डायग्राम आप बनाइएगा, बहुत आसान है। सो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।